ओरिजिनल मैंने रखा हुआ था ना। अच्छा। आपका तो इस फ्लैश में। अच्छा हाँ मेरे फ्लैश में है। सही। डेटा शीट 1 पे है। हाँ ठीक है वो हम लेकर देंगे। अच्छा शुरू करें फिर एवरीबॉडी इज रेडी। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब बेसिकली जो हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस की हैं उनको इलस्ट्रेट करना है एक्सेल में। उसमें दोनों मकसद होते हैं कि कुछ एक्सेल भी सीख जाएं और कुछ इसका वो भी आ जाए मुजाहरा। अच्छा ये तो वो डेटा है जो मैंने कैलकुलेट किया जीएनपी से कि स्टैंडर्ड डिविएशन और आईक्यूआर, ये मैंने ग्राफ कर दिया था। इसमें ये मकसद दिखलाना था कि ये दोनों मेजर्स से अलग अलग नतीजे निकलते हैं। इसको ग्राफ करके हमने वो पिछले वो लेक्चर ही में दिखलाया था। तो बात यह है कि ये ऐसे ही हार्मलेस डेटा नहीं है, बल्कि इसको इस्तेमाल करके बहुत ख़तरनाक किस्म के वो बनाए जाते हैं, थ्योरीज बनाई जाती हैं, उसको सपोर्ट किया जाता है और लोगों को बतलाया जाता है कि देखो वेरिएंस बढ़ रहा है, इसकी वजह यह है कि फलाने मुल्क ने ऐसा कर दिया। और जैसे यानी एक कॉन्क्रीट एग्जांपल दे दें कि मुशर्रफ ने कहा कि देखो हमारा एवरेज जीएनपी पर कैपिटा बढ़ता जा रहा है और ये लोग जो शिकायत कर रहे हैं कि पॉवर्टी बढ़ रही है गलत कह रहे हैं। हालांकि दोनों बात सही थी, यानी जीएनपी तो बढ़ रहा था पर कैपिटा शायद, इसका मुझे नहीं पता क्योंकि इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने स्टेटिस्टिक्स भी मैनिपुलेट की थी और इसके बारे में कुछ न कुछ शवाहिद भी मिलते हैं। मैंने इसको खुद तहकीक नहीं की है। बहरहाल अगर फ़र्ज़ करें कि स्टेटिस्टिक्स सही भी थी तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फैक्टर्स के पॉवर्टी बढ़ रही थी और ये एक बार नहीं बहुत बार हो चुका है। महबूबुल हक के ज़माने में भी यही हुआ कि ग्रोथ हुई, मगर ग्रोथ वॉज ऑफ द रिच पीपल। तो इसी से 22 फैमिलीज पैदा हो गई, तो उससे सारे मुल्क का नुकसान हुआ। तो यानी यूजिंग द रॉन्ग स्टेटिस्टिक्स कैन लीड टू अ रॉन्ग पिक्चर। ये और लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि कहते हैं ये तो फैक्ट है, फैक्ट के ख़िलाफ़ तो आप बहस कर नहीं सकते। तो वही फैक्ट के बजाय हम कोई दूसरा फैक्ट लेके आ जाएं, आईक्यूआर ले आएँ या हम मीडियन इस्तेमाल करें, कहें कि मीडियन इनकम तो कम हो रही है, तो बात ही बदल जाएगी। यहाँ पे भी जो नज़र आ रहा है कि आईक्यूआर जो है वो किसी ज़माने में कम हो रहा था और एजिटिव बढ़ रहा था। बल्कि लोगों ने कहा है कि जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो अच्छा था दुनिया के लिए, क्योंकि गरीब ममालिक को चांस मिली हुई थी तरक्की करने की। और जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, और ये बात नज़र आती है ऐसा आईक्यूआर में कि जो कन्वर्जेंस हो रहा था वो उस ज़माने में हो रहा था जब अमेरिका और रूस दोनों मद्दे मुकाबिल थे। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, यानी जो पुअर कंट्रीज़ थी, उनको चांस मिली हुई थी। फिर जब रूस रास्ते से हट गया तो फिर वो उनके जो है वो क्या कहते हैं दांत निकल आए और वो उन्होंने सारे रास्ते रोक दिए। ईस्ट एशिया को उन्होंने कोलैप्स करवा दिया, जो एक सक्सेसफुल मॉडल था। क्योंकि तो इस तरह से यानी ये डेटा की मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा इस्तेमाल करने से मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर्स इमर्ज करती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं। तो होशियार बंदा जो है वो इससे धोखा नहीं खाता कि ये फैक्ट है, ये नंबर है। हर फैक्ट के ख़िलाफ़ हम दूसरे फैक्ट्स ला सकते हैं। और ये असल में खैर चलो अब इसमें कितनी तफसील में जाए, चलो अच्छा। तो ये तो एक बात हुई। अब जो दूसरी बात है, मैं एक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा था। और लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स को हम इस्तेमाल करते हैं एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। मतलब हम लोग बर्थडे प्रॉब्लम करते हैं। बर्थडे प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। उसमें यह होता है कि हम 10 आदमी, हाँ
10 आदमी की क्लास है, तो इसमें क्या चांस है कि 2 आदमी की कॉमन बर्थडे है? बज़ाहिर बहुत थोड़ी होगी, यानी ऐसा नज़र आता है कि 365 पॉसिबल डेज हैं, उसमें से 10 लोग होंगे तो चांस काफ़ी कम होगी। मगर इट टर्न्स आउट कि ये चांस काफ़ी हाई होती है। तो इसको 10 में तो फिर भी थोड़ी होती है, शायद 1/3 के करीब होती है। 20 में बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से 30 में तकरीबन 100% हो जाती है। 100% तो नहीं, मगर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये अजीब बात है। तो और इसका कैलकुलेशन डायरेक्ट काफ़ी मुश्किल है। तो इसको हम सिमुलेशंस के ज़रिए से कैलकुलेट करेंगे कि हम देखेंगे कि कितनी बार ये होता है इन रैंडम सैंपल में, और उसका लार्ज सैंपल लेके हम इसको असेस करेंगे। तो देखें यहाँ पे रैंड बिटवीन लगाते हैं। ये 1 to 365 कर दिया तो ये बर्थडे होगी आपकी 269। अच्छा, अब इस हाँ ये एट रैंडम 269 आ गया। ये क्यों आ नहीं रहा है हमारे पास? आ गया। 10 की क्लास ले लें या थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको, 15 की क्लास ले लेते हैं। अब इसमें कोई कोइंसिडेंस है कि नहीं है? कोई 2 बर्थडे जो सेम हो? क्या करेगा? अच्छा, ओ अच्छा, हाँ इसे ठीक है। तो अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, कैसे पता चलेगा इसको? यानी एक तरीका तो ये है, ये क्या होगा सर आप इसको, अच्छा ये मैंने इसको माउस पैड को अच्छा ठीक है, इसको अवॉइड करना होगा। ठीक है, तो इसका एक बहुत अजीब व गरीब तरीका है जो मैं आप लोगों को दिखलाऊंगा। असल में यानी इसमें हमें पता चलाना है कि मैच है कि नहीं है। क्या होगा? उसको डिसेबल कर दिया, बहुत अच्छा। तो ये एक तरीका ये है कि इसको सॉर्ट कर दें और फिर ढूंढें कि कहाँ पे मैच है। इस तरह से हम सिमुलेशन तो नहीं चला सकेंगे क्योंकि 1000 बार अगर करना है तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो तुम्हारा पॉप टूल्स नहीं है? चलो खैर कोई बात नहीं। तो एक होता है फंक्शन जिसको कहते हैं रैंक। अब रैंक हम चाहते हैं A1 की, यानी जो इसकी है। मैं बतलाऊंगा ये क्यों कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद फिर हम इसको इस लिस्ट के अंदर क्या रैंक है, $A$1 कोलन $A$15। उप्स, डॉलर गलत हो गया। ये हमारी लिस्ट है और हम यहाँ पे 0 डाल देते हैं। अच्छा, कॉमा। अब इसी चीज को फिर से लिखते हैं। उप्स, ये क्या हो गया? क्या है? अच्छा, कंट्रोल। अच्छा, ये बस एक एक्सेल ट्रिक है, इसका यानी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है हमारी थ्योरी के एतबार से। हम ये पता चलाना चाह रहे हैं कि इस लिस्ट में मैच है कि नहीं है, और हम उसको किसी फार्मूला के ज़रिए से करना चाह रहे हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली होता रहे। तो अब जो रैंक है वो बतलाती है कि इसके इस नंबर की, ये जो A1 है ये कहाँ पे अकर करता है, ये फर्स्ट नंबर है या सेकंड है या थर्ड है। तो ये जो लास्ट कैटेगरी है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लास्ट इंडेक्स 0 है और 1 है। 0 में ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है और 1 में ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करता है। तो ये जो हमारा फंक्शन ये कह रहा है कि इस लिस्ट को सॉर्ट करो और बतलाओ ये कौन से नंबर पे आता है। ये शायद तीसरा हो, फिर उसको फिर से सॉर्ट करो मगर उलट,
उल्टे तरीके से सॉर्ट करके फिर बदलाव किस नंबर पे आया। तो अगर ये पहला था तो ये लास्ट हो जाएगा, उन दोनों का सम क्या होगा n+1। अगर ये सेकंड था तो ये n-1 हो जाएगा, सम क्या होगा n+1। जो भी नंबर है इसका सम n+1 आना चाहिए, सही है ना, क्योंकि एक लिस्ट में हमने इसकी रैंक निकाली, फिर उसको पलट करके फिर से सेम रैंक निकाली, तो जो जिस रैंक पे था उसका ऑपोजिट रैंक पे आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो n+1 हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं, यहाँ 16 आना चाहिए, आ गया 16। अब देखें, ओ ठीक है, यहाँ पे 16 आ रहा है हर जगह पे। अब ज़रा मैं इसको चेंज करता हूँ कि ये रैंड बिटवीन जो है खुद ब खुद बदलता रहता है अपने आप को। तो हाँ ये देखें, एक 15 आ गया यहाँ पे, ये क्यों आया 15? उप्स, कहाँ चला गया, गायब हो गया। मैं 15 लाने चाह रहा था। सर ये डेल प्रेस कर, क्या डेल प्रेस कर, क्या हुआ? ये आ गया 15, दो 15 आ गए। ये क्यों 15 आ गए? नहीं वो करते रहेंगे तो आ जाएगा कभी ना कभी। ये 15 जो है ये मैच शो कर रहा है। क्यों ये शो कर रहा है? इसकी वजह ये है कि जब टाई होती है ना तो वो रैंक में गड़बड़ हो जाती है। अगर दो नंबर एक जैसे हों तो वो दोनों नंबर को छोटी वाली रैंक देता है, तो वो जो सीक्वेंस में आए ना वो उसमें एक यानी मैच नहीं करेगा, वो दोनों यानी n+1 नहीं होगा। मैच में इसका रैंक का सम जो है वो 16 नहीं आएगा, क्योंकि जब मैच करता है तो वो दोनों की रैंक एक ही होती है, तो दोनों को छोटी रैंक दे देता है, तो एक नंबर कम हो जाता है। जैसे हमारी लिस्ट है ना, अगर हमारी लिस्ट है 1 2 3 1 2 2 3, तो पहले की रैंक 1 है, दूसरे की रैंक 2 है, तीसरे की रैंक 3 है, चौथे की रैंक 4 है नॉर्मली। मगर अगर 2 2 आ गया दो बार तो आएगा फर्स्ट की रैंक 1 है, 2 की रैंक 2 है, फिर से 2 है क्योंकि वो दूसरा भी 2 है, और फिर 4 है, बीच में 3 स्किप हो जाएगा, तो एक रैंक कम हो जाती है। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो ये 15 के मानी कि यहाँ पे मैच है। तो अब इसको काउंट करना है कि कितनी बार मैच आता है। तो इसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे हम सम लिख लें, अब ये हम सम करते हैं B1 to B16। ये जो सम है 15 नंबर का, ये सारे 16 हो गए अगर कोई मैच नहीं हुआ तो 15 टाइम्स 16 आना चाहिए। अगर मैच हुआ तो लेस हो जाएगा। तो बस ये सम लेस है तो इसके मानी कि मैच है, अगर सम इक्वल है तो फिर नो मैच। तो यहाँ पे हमने कॉमा 1 डाल दिया, कॉमा 0 डाल दिया। तो ये जो हमारा एक्सेल कमांड है ये कहता है कि अगर सम की वैल्यू सारे 16 है तब तो 0 है ये, और अगर सारे इनमें से एक भी 16 से कम है तो फिर 1 यहाँ पे लिख दो। तो ये मैच और नो मैच को बतला रहा है। क्या हो गया? सम सम को अलग शेड करना पड़ा। सर्कुलर। अच्छा वो मैंने एक वो गलत कर दिया, 16 नहीं आना था, 15 आना था। एक मिनट।
ये B1 to B16 जो है ना, ये गलत है यहाँ पे, हाँ, इसको 15 होना चाहिए था। सर्कुलर रेफरेंस इसलिए है, ये सेल अपने आप को खुद से रेफर कर रहा है। उफ, ये क्या हो गया? ठीक है, अब ये सही हो गया। ये 0 के मानी के नो मैच। इसको हम देखो 1 इस वाले में मैच कर गया। अब हमें ये एक नंबर से पता चल जाए, वी डोंट हैव टू लुक एट द होल लिस्ट। ये 1 में मैच हो गया है। क्या हुआ? कौन सा फार्मूला? ये सारे ये 15 नंबर्स जो हमारे रैंक के थे, इनको ऐड कर लिया। अगर ये सारे 16s हैं तो सम जो है वो 15 टाइम्स 16 होगा। इनमें से एक भी कम है तो सम लेस हो जाएगा। कम होने का मान ही ये है कि मैच आ गया है। तो ये इफ स्टेटमेंट कहता है कि अगर मैच है तो 1 लिख दो, मैच नहीं है तो 0 लिख दो, बस। अच्छा, इफ में ये होता है कि अगर वो जो कंडीशन है वो ट्रू है तो फिर पहला नंबर लिख दो यानी 1, और कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा नंबर 0। तो अब इसको हम सिमुलेशन करेंगे तो हमें इसको बार बार करना होगा। इसके लिए हमें एक्चुअली अब इसका जो पॉप टूल्स है उससे ये किया जाता है। तो अब इसको मैं कैसे करूं? एडेंट बड़ा हो क्या? नहीं, रहने दो। ठीक है, इसको रहने दो फिलहाल। हाँ सर, लाख नंबर करेंगे फिर से कर लेता हूँ। क्या हुआ? 2 MB का है, यहाँ से मिल जाएगा। नहीं, रहने दो। बेसिकली इशू ये है कि इसको बार बार करना है, तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको कि वो पॉप टूल्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम इसको बस रिकॉर्ड करते जाएं जैसे जैसे आता है कि कितना आ रहा है। यहाँ पे 0 आया और फिर अब 1 आ गया, फिर 0 आ गया, सॉरी ये 0 आया था, 0 आ गया, 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 0 आ गया। ये नो मैच आ रहे हैं। ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। एवरी टाइम जब मैं डालता हूँ ना तो ये नया सैंपल जनरेट करता है, इसलिए इट्स अ न्यू सैंपल। हम कई बार सैंपल कर रहे हैं, मगर ये हम स्मॉल सैंपल के सिचुएशन है। ये जो रैंडम नंबर्स है ना, ये हर बार नया रैंडम नंबर निकाल देता है। तो हाँ, ये हम उस फॉर्मूला में जो रिजल्ट आ रही है उसको हम कॉपी कर रहे हैं। तो ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 14 ट्रायल्स किए यहाँ पे। एवरी टाइम आई एंटर्ड समथिंग तो एक नया सैंपल ऑफ 15 पीपल आया और उनमें हमने चेक किया कि मैच। तो इसमें 14 में से 3 केसेस में मैच आए। तो हमारा सैंपल मीन जो है वो है इक्वल्स 3 डिवाइडेड बाई 14 है। 15 सैंपल्स। नहीं, हमने वो नीचे 7। अच्छा, सिमुलेशन में 14 सिमुलेशन के, तो 21% प्रोबेबिलिटी आ रही है यहाँ पे ऑफ मैच। ये सैंपल मीन है क्योंकि 3 केसेस आउट ऑफ 14 में मैच आया। तो ये सैंपल मीन है। जो ट्रू प्रोबेबिलिटी है वो लार्ज सैंपल्स में हमें मिल जाएगी। तो अभी ये लार्ज सैंपल नहीं है, पता नहीं 21%, यानी जो ट्रू पॉपुलेशन जो हम चीज़ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ मैच। तो जो ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी है वो तो ये है। तो ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी जो है वो कन्वर्ज कर जाएगी ट्रू प्रोबेबिलिटी के लार्ज सैंपल्स में। 14 लार्ज सैंपल नहीं है, इसलिए हम कोई ज़्यादा भरोसे के साथ कह नहीं सकते कि 21% है, मगर शायद इसी किस्म की प्रोबेबिलिटी है 20%। अगर हम ये सैंपल साइज को लार्ज करेंगे तो फिर इसके ज़्यादा हमें यानी वो मिलेगा। थोड़ा सा और लार्ज कर लेते हैं। ये 0 0 0 1 फिर से आ गया, 0 1 फिर से आ गया,
0। तो ये हमारा सैम्पल साइज जो है वो 14 के बजाय 21 हो गया, या शायद मैंने लास्ट कॉलम को इग्नोर कर दिया था। तो अगर ये 8 है तो 8 टाइम्स 3 24। हाँ, तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि लार्ज सैम्पल्स में क्या हो रहा है। अच्छा, अब मैं एक और वो अफ्रीकन कंट्रीज वाला दिखलाना चाह रहा था। क्या हुआ? बस ये एवरी टाइम मैं यहाँ पे कोई एंट्री करता हूँ तो ये नई बर्थडे 15 आ जाती है, उसमें हम चेक करते हैं नहीं आ रही, खुद ब खुद चेंज होती है ऑटोमेटिकली। आप नंबर तो देखें जब, हाँ, ये नंबर बदल जाते हैं। तो हर बार जब हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो नया सैंपल जनरेट होता है, फिर हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मैच हुआ कि नहीं। तो हमने इसको देखा 0 है तो 0 रिकॉर्ड किया, फिर 1 आया तो 1 रिकॉर्ड किया, फिर 0 आया। इस तरह से हमने सारे मैचेस यहाँ पे देख लिए। तो हमारा सैंपल साइज है 7 टाइम्स 3 21, इसमें हमें 1 2 3 4 5 मैचेस निकले। तो हमारा सैंपल एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो 5 आउट ऑफ 21 है, जो कि तकरीबन 25% है। तो तकरीबन 20-25% तो यही है तकरीबन प्रोबेबिलिटी। इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, यानी थ्योरेटिकली, मगर सैंपल मीन के जरिए से हमने इसको एस्टिमेट कर लिया, और अगर लार्ज सैंपल बनाए तो हमारा एस्टिमेट एक्यूरेट हो जाएगा। अब मैं वो दिखलाना चाह रहा हूँ अफ्रीकन, दिस इज द लास्ट थिंग वी विल डू, अफ्रीकन कंट्रीज में कन्वर्जेंस करने का, कि ये कैसे होता है। तो एक तो यही है कि इसकी सही, ये हमारी कंट्रीज हैं, ये वही सैंपल है जो मैंने दिखलाया, 16 कंट्रीज हैं हमारी। इसकी जो मीन है वो 1360 है, और इसकी जो एसडी है वो मैंने ट्रिक से कैलकुलेट किया है कि ये देखें STDV B1 to B17 है। या मैंने जो लास्ट एंट्री थी वो मीन डाल दी और मीन को शामिल कर दिया लिस्ट में, तो फिर हमें वो n-1 वाला जो करेक्शन है उसको अनडू कर दिया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि एक रैंडम सैंपल जनरेट करूं इन कंट्रीज में से चॉइस का IID, और ये शो करूं कि इसकी जो सैंपल मीन है वो 1360 पे कन्वर्ट करती है। ये जो मैंने पिक्चर बनाई थी ना अपने उसमें, वो कैसे बनाई थी वो मैं दिखलाना चाह रहा हूँ, और लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स भी डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। तो हम एक सैंपल जनरेट करें, तो ये इसमें पहले हमें हर कंट्री के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी लगानी होती है। हम एक्सेल से सैंपल जनरेट करेंगे, इसमें है ना होपफुली डेटा एनालिसिस इक्वल्स 1/16, ये प्रोबेबिलिटी है इसकी, ठीक है। मोजाम्बिक की प्रोबेबिलिटी 1/16 है। इसी तरह से सब इन सब कंट्रीज की प्रोबेबिलिटी 1/16 है। तो मैं इसको कॉपी कर दूंगा। अब हमने सारी कंट्रीज की इनकम ली और उसकी हर कंट्री की प्रोबेबिलिटी लगा दी। अब हम एक सैंपल जनरेट करेंगे, ये डेटा में नहीं, टूल्स में, डेटा एनालिसिस में रैंडम नंबर जनरेशन है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 है। एक ही सीरीज हम जनरेट कर रहे हैं और 1000 जनरेट कर लेते हैं। तो एक 1000 IID सैंपल ले रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट के मानी के 16 पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, इसमें अगर हम इसको क्लिक करें तो ये हमें चॉइसेस देता है, पॉइसन हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, मगर हमें डिस्क्रीट ही चाहिए। अब इसकी अभी हम डेटा इसको बतलाएंगे कि कहाँ से लेना है। ये पूछता है कि अच्छा डिस्क्रीट डेटा है तो वैल्यू एंड प्रोबेबिलिटी रेंज कहाँ है। तो ये हम इसको अभी ये टेबल बनाए ना, इसको बतलाएंगे। ये इस पर क्लिक कर दिया तो ये हमने इसको हाईलाइट कर दिया, ये हमारा वैल्यू एंड प्रोबेबिलिटी रेंज आ गई। ये है B1 to C16, यानी जो वैल्यूज हैं वो B1 to B16 में है, और जो प्रोबेबिलिटीज हैं C1 to C16 में। हमने बतला दिया कि ये वैल्यूज और ये प्रोबेबिलिटीज के साथ डिस्क्रीट नंबर जनरेट करो। रैंडम सीड की हमें ज़रूरत नहीं। आउटपुट रेंज,
आउटपुट रेंज हम D1 से शुरू कर रहे हैं। बस काफ़ी हो गया, इसको ओके कर दिया। ये हमारे पास सैंपल आ गया। देखो पहली बार जब उसने सैंपल किया तो इथियोपिया सिलेक्ट किया 760, दूसरी बार भी इथियोपिया आ गया, तीसरी बार 500.8, ये कोई ऊपर वाली कंट्री है जो अभी नज़र नहीं आ रही। फिर 894 इसने बर्किना फासो सेलेक्ट कर लिया। तो ये एक रैंडम सैंपल इसने जनरेट कर दिया 1000 का। अब ये सैंपल मीन हम देखना चाह रहे हैं। क्या हो गया इसमें वो मैं बाद में बताता हूँ कि ऐड इन करना पड़ता है। अच्छा, आपके पास डेटा एनालिसिस नहीं आ रहा है? नहीं है। अच्छा, वो आप कर लें उसमें इस तरह से कि यहाँ पे टूल्स में एड-इन्स है जो सेकंड, इसको क्लिक करें। टूल्स ही नहीं है? अच्छा, इनका 2007 में है। ओ हाँ, आपका दूसरा तो वो है, ये जरा है एक्सेल 2003। एक्सेल 2003 खोला है। आप लोग ने गलत एक्सेल खोली हुई है, असल में दूसरी भी इंस्टॉल्ड है। हाँ, वो तो शीट वैसी ही होती है, मगर वो एक्सेल प्रोग्राम जो है वो नया वाला विस्टा वाले के साथ आया है, उसमें वो मेन्यूज उन्होंने रीअरेंज कर दिए। बहरहाल आप मुझे फॉलो कर लें फिलहाल। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ सैंपल मीन कैलकुलेट करना। तो सैंपल मीन मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा कि इक्वल्स एवरेज of $D1 colon D2। बस ये D1 और D2 का एवरेज है, ये दो सैंपल साइज 2 का एवरेज है। इसको मैंने क्लिक कर दिया, ये 942 आ गया। देखा आपने कि ये पहली सैंपल 961 और दूसरा 923 का एवरेज है। अब मैं इसको एक और कॉपी करता हूँ। अब ये एवरेज 956 हो गया। ये पहले 3 नंबर्स का एवरेज है। इसमें देखने की बात ये है, ऊपर देखें मैंने इस फॉर्मूला को अगले सेल में कॉपी किया, तो क्या हुआ, ये D2 जो पहले था वो D3 बन गया, क्योंकि यही इसको कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। जब हमने कॉपी किया तो ऊपर D2 था, अब D3 बन गया। तो ये पहले 3 नंबर्स का एवरेज है। डॉलर डालने से ये होता है कि वो फिक्स हो जाता है, वो बदलता नहीं है व्हेन यू कॉपी, वरना वो बदल जाता है व्हेन यू कॉपी। तो जो D2 था वो बदल गया और जो ओरिजिनल नंबर था वो नहीं बदला, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ओरिजिनल नंबर फिक्स रहे और जो नीचे वाला नंबर है वो बदलता रहे, क्योंकि मैं सैंपल मीन को यानी फर्स्ट नंबर से लेकर जहाँ पे भी पहुँचे हैं वहाँ तक का एवरेज चाह रहा हूँ। तो अब इसको मैं सारा नीचे तक कॉपी कर देता हूँ। इसको यहाँ पे कोने पे जाके डबल क्लिक करने से कॉपी हो जाएगा। अब मैं इसको प्लॉट करना चाहता हूँ। ये हमारे सैंपल एवरेजेस आ रहे हैं और अगर हमारी थ्योरी सही है तो 1360 तक जाना चाहिए। तो देखें आपके ये इस बार ऊपर से आ रहे हैं, 1360 से ऊपर ही है ये। इसको मैं ये हमारा एवरेजेस हो गए। स्टार्टेड आउट वेरी लो, 900 पे शुरू हुआ और 800 तक चला गया। उसके बाद फिर ऊपर चढ़ना शुरू किया, फिर आखिर में 1400 से 1600 से भी ऊपर चला गया। फिर जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता गया, इट इज़ कमिंग टुवर्ड्स द थ्योरेटिकल 1360 और एक्चुअली इट्स क्वाइट क्लोज। ये 1200 और 1400 के बीच का है। इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो 1300 है, फिर अगले दो का मिड पॉइंट 1350 है। एक्चुअली इट्स वेरी क्लोज टू 1360 इस बार। तो वही है, हमारी लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स का डेमो हो गया कि हाँ क्या हो गया लास्ट से आप बदलें क्या क्या क्या
एडेंस की बात, वो अच्छा यानी आप अपने एक्सेल को फिक्स करना चाहें, वो एडेंस पे पहुंच गए आप, उसमें एक बॉक्स होगा, टॉप वाला बॉक्स, उसको क्लिक करते हैं, हाँ बस ओके करते हैं, हाँ ठीक है, वो अब तो थोड़ी देर बाद जब वो इंस्टॉल कर लेगा तो आपके पास आ जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि सैम्पल मीन कन्वर्जेस टू थ्योरेटिकल मीन। थ्योरेटिकल मीन 1360 है जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और आपकी सैम्पल मीन जो वो इधर उधर तमाम तरफ फ्लक्चुएट कर रही है, मगर जैसा सैम्पल साइज इंक्रीज करता है तो हम थ्योरेटिकल वैल्यू की तरफ कन्वर्ज कर जाते हैं। That's it for this lecture. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Any questions or